नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। लखनऊ में आज गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि है। गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा पर आज माल्यार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सुबह 10 बजे प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि 10 मार्च को एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। 11 मार्च को आउटर रिंग रोड का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी, आज मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। बता दें कि आज गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि है और आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री लोक भवन में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे लोक भवन पहुंचेंगे और प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 10 मार्च को एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन कर सकते हैं। 11 मार्च को आउटर रिंग रोड का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर आज मुख्यमंत्री आज माल्यार्पण करेंगे। आपको बता दें कि लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन होना है और 10 मार्च को भी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करने वाले हैं। तो लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर आज लोक भवन में कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं। तो गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज लोक भवन में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और साथ ही बता दें कि 10 मार्च को एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम गोविंद वल्लभ पंत की आज पुण्यतिथि है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरिंदर प्रताप सिंह फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी है अमरिंदर? आज उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि है, सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए दिनकर जी, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बारे में कहा जाता है कि जो आजादी की लड़ाई थी उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में निभाई थी जी। और उसी के बाद जब यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जो जी यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, उस स्टेट का नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया। और वो समय था जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों भूभाग एक राज्य थे, तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग नहीं था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत मूल रूप से उत्तराखंड के कुमायूं मंडल यानी नैनीताल वाले क्षेत्र से आते थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत को आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका, उनके महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर उत्तर प्रदेश जैसे देश के तब के सबसे बड़े सूबा, जबकि उत्तर प्रदेश आज भी देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन आप गौर कीजिए दिनकर जी, तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक राज्य था। तब पंडित गोविंद वल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और उन्होंने उत्तर प्रदेश को पहले मुख्यमंत्री के रूप में अपना योगदान दिया। आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि स्वयं भी उत्तराखंड की भूमि से ही आते हैं, हालांकि वो गढ़वाल मंडल से हैं, वो गढ़वाल मंडल के होने के बावजूद उत्तराखंड के ही मूल रूप से कहे जाएंगे। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि के अवसर पर आज उन्हीं की धरती, उत्तराखंड की ही धरती से उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उन्हें उनके प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट करेंगे और ये कार्यक्रम लोक भवन प्रांगण में होगा। लोक भवन प्रांगण में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की आदमकद मूर्ति स्थापित है
और उसी आदमकद मूर्ति पे जो लोक भवन प्रांगण में स्थापित है उस पर ये माल्यार्पण करेंगे, वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और वहां पर एक छोटा कार्यक्रम भी होगा दिनकर जी। की 137वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके साथ ही उनका और क्या कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री ने संबोधन किया था इस मौके पर, उन्होंने कहा था कि प्रदेश का विकास मॉडल देने का काम गोविंद वल्लभ पंत की तरफ से किया गया है। चाहे वो स्वतंत्रता की लड़ाई हो, उसमें भी महात्मा गांधी के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ वो शामिल रहे थे। बिल्कुल दिनकर जी, देखिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री यूं ही नहीं बनाए गए थे। जैसा कि पूर्व में पत्रकारिता में रहे हमारे वरिष्ठों का बताना है, वरिष्ठों के द्वारा जानकारी दी जा रही है, जब उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में गठित किया गया, उससे पूर्व उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। तब भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर, आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर और सामरिक परिस्थितियों के मद्देनजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य था जो नेपाल के पूरे भूभाग को टच करता था। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से शुरू करके और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जनपद तक नेपाल का पूरा भूभाग टच होता है। तो सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश तब भी देश का सबसे बड़ा सूबा था और आज भी देश का सबसे बड़ा राज्य है। उस देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को बहुत सोच समझकर, बहुत विचार करके नियुक्त किया गया था और पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने उत्तर प्रदेश को विकास का पहला मॉडल दिया। उत्तर प्रदेश में राज्य का मुख्यालय कहाँ स्थापित होना है, उत्तर प्रदेश में तब जो सबसे बड़ा इन्वेंशन था तो था विद्युत मुख्यालय कहाँ स्थापित होना है, और उसके अलावा राज्य के विकास के लिए अन्य ढेर सारे कार्य पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने अपने कार्यकाल के दौरान किए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें देश का हर व्यक्ति जो उस दौर का था या जिसने उनके बारे में हमारे जैसे लोगों ने जो उनके बाद में आए और उनके बारे में पढ़ा लिखा है, वो सब उन्हें निश्चित रूप से जानते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पहली गति दी विकास की। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी निश्चित रूप से उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उनकी इन बातों को, उनके द्वारा किए गए इन कार्यों को याद करेंगे, ऐसा लग रहा है दिनकर। बिल्कुल अमरिंदर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम का आज आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही कृषकों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। मुफ्त बिजली उपलब्ध कराए जाने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। साथ ही बता दें कि आज शाम 4 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन आज लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कृषकों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। मुफ्त बिजली उपलब्ध कराए जाने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम है। बता दें कि शाम 4 बजे वह समय होगा जब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से आपके साथ साझा कर रहे हैं। वही हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अमरिंदर प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमरिंदर, क्या कुछ जानकारी है संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम को लेकर, और कृषकों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का प्रावधान इसमें शामिल है, और मुख्यमंत्री इस दौरान क्या कुछ सौगातें दे सकते हैं? बिल्कुल दिनकर जी, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए देश में उत्तर प्रदेश को एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है जो राज्य पूर्णतः किसान हित में कार्य करने वाला हो। किसान हितैषी राज्य घोषित करने के लिए, किसान हितैषी राज्य का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की ये पहल है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पहल के तहत आज ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से पूर्व कैबिनेट बैठक करके बाकायदे ये प्रस्ताव पास किया है, जिसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए किसानों ने जो ट्यूबवेल कनेक्शन लिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य के लिए किसानों ने जो ट्यूबवेल कनेक्शन विद्युत के लिए हुए हैं, उन ट्यूबवेल कनेक्शनों की बिजली जो है, उन ट्यूबवेल कनेक्शनों का जो बिल है उसको माफ कर दिया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए जितनी बिजली की आवश्यकता होती है उसका वो मुफ्त उपयोग कर सकेंगे। और इस कार्यक्रम
इस प्रस्ताव के पास होने के बाद कैबिनेट में मंत्रिमंडल की बैठक में बाकायदे इस जी। प्रस्ताव को पास करने के बाद पूरे प्रदेश में इसको लागू करने के लिए आज ये आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन का नाम निश्चित रूप से संकल्प की सिद्धि इसलिए रखा गया है क्योंकि संकल्प पत्र में ये वायदा किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जी। कि अगर भाजपा की सरकार दोबारा से बनती है, जो कि बनी 2022 में 2022 के चुनाव से पूर्व ये वायदा किया गया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा से बनती है तो एक समय लेकर के एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि किसानों को सिंचाई की बिजली जो है मुफ्त दी जाएगी। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक करके बाकायदे दिनकर जी ये जी। प्रस्ताव पास कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी किसान सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन लिए हुए हैं, सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल का कनेक्शन लिए हुए हैं, उनको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। और आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो कि राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है, वहां पर जी। बाकायदे एक कार्यक्रम आयोजित करके ये घोषणा विधिवत रूप से कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके ऊर्जा मंत्री और अन्य भी कुछ मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ढेर सारे अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी। मीडिया इस कार्यक्रम को बड़ा कवरेज देगा और इस कार्यक्रम के दौरान आज ये घोषणा पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के लिए जारी कर देंगे जी। कि अब उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। और लोकसभा चुनाव से पहले निश्चित रूप से दिनकर ये एक बिल्कुल। बड़ी सौगात यूपी के किसानों के लिए हो सकती है। बिल्कुल अमरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। लखनऊ के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। इसमें पश्चिमी यूपी के कई बड़े नेता शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सहारनपुर से सपा विधायक रहे संजय गर्ग और बसपा के पूर्व विधायक राजकुमार गौतम ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इनके अलावा नरेंद्र झा, प्रमीला पाठक समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया है। तो आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश है कि अपने कुनबे को बढ़ाया जाए, अपने कैडर को बढ़ाया जाए। और इसी संदर्भ में बीजेपी मुख्यालय लखनऊ में बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक बसपा से रह चुके हैं, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा। और यह तस्वीरें आप लखनऊ मुख्यालय की देख रहे हैं, जहां अलग अलग विपक्षी पार्टियों के लोग बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, जितने सदस्य हमारे ज्वाइन किए हैं कि माननीय मोदी जी के मिशन के तहत हम सब जुटेंगे। विकसित भारत के जो संकल्पना माननीय मोदी जी ने देश की जनता के समक्ष रखी है, उस ओर काम करेंगे। गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे और प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने के लिए आज से ही जुटेंगे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अभी तक विपक्षी दल पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति एजेंडा नहीं है। और 8 मार्च को गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और चिल्लूपार विधानसभा में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री संदीप हरी के साथ कई मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। विधायक राजेश त्रिपाठी ने जानकारी दी कि लगभग कई करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 मार्च को करने वाले हैं। तो 8 मार्च को गोरखपुर के दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी मुझे पता है कि इतना वहीं समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने बसपा के गुंडों पर हमले का आरोप लगाते हुए सूरजपुर के डीएम कार्यालय पर धरना दिया। अशोक सिंह ने बताया कि उन पर और उनके सहयोगियों पर हमले के बाद भी पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही। इसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही गृह मंत्रालय के बाहर धरना देंगे। डीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने के बाद अशोक सिंह ने बताया कि बदमाशों ने
उन पर यह हमला तब किया जब वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील सक्सेना और मीडिया प्रभारी राज कपूर के साथ गौतम बुद्ध नगर जा रहे थे। उन्होंने मायावती पर यह हमले कराने का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि बीएसपी प्रमुख मायावती पर हमले कराने का आरोप लगाया है। बता दें कि अशोक सिंह ने इस हमले करने का आरोप लगाया है। हमला तब किया गया जब वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील सक्सेना और मीडिया प्रभारी राज कपूर के साथ नोएडा जा रहे थे। उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती पर इस हमले का आरोप लगाया और डीएम को ज्ञापन सौंपा है। तो डीएम कार्यालय पर अशोक सिंह ने धरना प्रदर्शन दिया है। आपको बता दें कि आजाद समाज क्रांति पार्टी के अध्यक्ष हैं वो, और उन्होंने बीएसपी प्रमुख मायावती पर हमले का आरोप लगाया। बोला कि बीएसपी ने अपने गुंडे भेजकर हम पर हमला कराया। वहीं बुलेटिन में बात करेंगे अपने उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर के पुलिस लाइन पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी कार्यकर्ताओं से मिले। इसके बाद सीएम पुलिस लाइन के ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए और पीएम नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना। इसके बाद सीएम धामी गांधी मैदान पहुंचे। इस दौरान पुष्प वर्षा कर महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। सीएम धामी ने नजुल भूमि का निःशुल्क पट्टा वितरण योजनाओं का लोकार्पण किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारी शक्ति कार्यक्रम में शामिल हुए रुद्रपुर में, और इस दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन वर्चुअली सुना। और इसके साथ ही जब वह गांधी मैदान पहुंचे तो महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, पुष्प वर्षा किया गया। तो रुद्रपुर में सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ। बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और इसी संदर्भ में कल रुद्रपुर पहुंचे थे और रुद्रपुर पहुंचने पर महिलाओं ने उनका स्वागत किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को वर्चुअली सुना। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बैठक की। इस दौरान चंपावत एसपी ने आज सभागार में भारत नेपाल के सुरक्षा एजेंसियों से बैठक ली। बैठक में नेपाल पुलिस, एसएसबी, सीआईएसएफ, कस्टम सहित अभिसूचना इकाइयों के प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में एसपी अजय गणपति ने मीडिया से बताया कि भारत नेपाल सीमा में दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव में बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने को लेकर भी सहमति बनी है। तो लोकसभा चुनाव से पहले भारत और नेपाल के बॉर्डर पर पैनी नजर रखी जा रही है। भारत नेपाल सुरक्षा एजेंसियों की बैठक हुई और इस दौरान कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं, पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। सुरक्षा एजेंसियों से मंथन हुआ लोकसभा चुनाव को लेकर। वहीं उधर नगर आयुक्त के साथ बीजेपी विधायक की बदतमीजी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। गुस्साए कर्मचारियों ने आज नगर निगम में ताला लगाकर प्रदर्शन किया। मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान लेते हुए मामले में जांच बिठा दी है। बता दें कि बीते दिन विधायक महेश जीना ने बेटे को टेंडर न मिलने पर नगर आयुक्त गौरव कुमार के दफ्तर में घुसकर उनके साथ बदतमीजी की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। इस मामले में विधायक की ओर से किए गए अभद्र व्यवहार का विरोध करते हुए आज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं। तो नगर आयुक्त के साथ बदतमीजी का यह पूरा मामला है, जहां विधायक ने अपने बेटे को टेंडर न मिलने पे दफ्तर में घुसकर नगर आयुक्त के साथ बदतमीजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के बड़े नेता लगातार हरिद्वार देहात क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आज राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने लक्सर के हुसैनपुर गांव में आयोजित बीजेपी ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है।
पीएम मोदी और बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के विकास मुक्त नीतियों के कारण जनता का 100% रुझान बीजेपी के पक्ष में है। इसलिए मोदी का नारा 400 के पार इस बार सफल होगा। 365 दिन हमारे ग्राम प्रधान से लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक, हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक, सब 365 दिन 24x7 सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हम कोई केवल चुनावी पार्टी नहीं है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता हर समय कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, जनता की सेवा करते रहते हैं, जनता के तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं। उत्तराखंड की टनकपुर में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने नेहरू मार्केट में जीए पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी की 18वीं शाखा का शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को परीक्षा से संबंधित टिप्स दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जीए पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी ने एक मुहिम चलाकर 18 से अधिक लाइब्रेरी खुली है। उन्होंने कहा कि ज्ञान और रोजगार को बढ़ाने में यह लाइब्रेरी मददगार साबित हुई। हमने एक राजकीय पुस्तकालय जनपद मुख्यालय में खोला था और एफर्ट्स किए थे कि साहब उसमें हम कुछ बच्चों के लिए पढ़ने का एक माहौल बना सकें। और मुझे अच्छी बात है कि वो तो एक ही हमने खोला, लेकिन उस प्रयासों से, यहाँ के स्थानीय संभ्रांत नागरिकों के प्रयासों से अब ये सिटीजन्स लाइब्रेरी का भी मुझे बताया गया शायद 21 या 22 अब यहाँ पे खुल चुकी हैं। तो सराहनीय प्रयास है। आजकल की यंग जनरेशन है, उनके पास मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन एक पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाता है। घर आजकल छोटे हो गए हैं, घरों में डिस्टर्बेंसेस बहुत होती हैं, टीवी है, मोबाइल है। तो इस तरह की रीडिंग रूम्स का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बढ़िया एक एफर्ट है जहाँ के बच्चे आ सकें। कंपटीशन का ज़माना है, बच्चे एक दूसरे को देखते भी हैं पढ़ते हुए, उससे भी एक मोटिवेशन मिलता है एक दूसरे से। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रही शारदीय कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। हरिद्वार में भारी संख्या में कांवड़िए गंगा जल भरने पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक किया जाएगा। इसको देखते हुए लाइट की व्यवस्था की गई है, जिससे कांवड़ियों को परेशानी न हो। मेला क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। 8 तारीख को शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन जब जल चढ़ेगा, तो आज और कल बस 2 दिन कांवड़िए जो जल उठाने यहाँ पे आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। इसको देखते हुए डाइवर्जन भी किया गया है और बाकी सारे सुरक्षा के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि रात्रि में जो हमारे कांवड़िए आते हैं वो रसिया बड़ पे रुकते भी हैं, वहाँ पे सोते हैं। तो वहाँ पे लाइट का बेहतर प्रबंध करवाया गया। प्रशासन के साथ हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है, एनएचआई से भी हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्या ने गौलापार अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल सहित विभिन्न गेम्स के बन रहे स्टेडियम का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही जल्द से जल्द खेलों को शुरू कराने के विभागीय अधिकारियों को कहा। मीडिया से बातचीत करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सभी औपचारिकताओं को पूरा कर जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया है रेखा आर्या ने। आपको बता दें, खेल मंत्री रेखा आर्या का हल्द्वानी दौरा था, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी औपचारिकताओं को पूरा कर जल्द से जल्द इसे ओपन किया जाए।